नमस्कार। जैसा कि मैं पहले आपको ब्रेन स्पेक्ट के बारे में बता चुका हूं, आज मैं ब्रेन स्पेक्ट के इंडिकेशंस के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आप ये समझ सके कि ब्रेन स्पेक्ट हम किन किन पार्ट पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस पार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ब्रेन स्पेक्ट के पार्ट पे थोड़ी सरलता के इसको बांट दिया गया है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपनी ब्रेन की हेल्थ के बारे में जानना चाहता है। हम उसका ब्रेन स्पेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि उसकी ब्रेन की हेल्थ कैसी है। यूं तो कहा जाता है कि ब्रेन स्पेक्ट नॉर्मल होता है, हेल्दी ब्रेन स्पेक्ट। तकरीबन 10,000 लोगों में से केवल 5 व्यक्तियों का ही मिलेगा। मैं ब्रेन की हेल्दी ब्रेन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड पार्ट आता है एजिंग एंड डिमेंशिया का, यानी कि ब्रेन की एजिंग हो रही है या ब्रेन का डिजेनरेशन हो रहा है। इसके बाद है न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी कि ब्रेन के हार्डवेयर में होने वाली खराबियां। फिर साइकियाट्रिक इलनेसेस, जैसे सब जानते हैं आजकल सारी समस्याएं, किसी विभाग में आप जाएं तो सारी समस्याएं एक तरह से साइकियाट्रिक इलनेसेस का ही रूप है। सबसे पहले हम अपने ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखते हैं। हम अपने ब्रेन को स्वस्थ तब तक नहीं रख सकते जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं। और ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन के साथ कोई चीज गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने ब्रेन के बारे में पता लगता है कि ब्रेन की हेल्थ कैसी है, तो आप अपने पार्ट पे ब्रेन की हेल्थ से एक बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। वो है कि एक बहुत क्लियर, शार्पर और ब्रिलियंट माइंड, यानी ये माइंड जो आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, उसके बारे में आपको पहले से मालूम है कि आपके ब्रेन के पार्ट पे ब्रेन की हेल्थ कैसी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रेन के पार्ट पे ब्रेन ही एक कुदरत ने हमको ऐसा अंग दिया है जिसको हम 73 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक एक जैसा रख सकते हैं। यानी कि जब भी आप ब्रेन की हेल्थ के बारे में जानते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ब्रेन के पार्ट पे आप समथिंग इज लॉस्ट, यानी कुछ खो गया है, उसको हम वापस वहीं पे ला सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं, यानी जहां पर कुदरत ने उसको सबसे बेहतर बनाया था। स्पेक्ट स्कैन आपको ब्रेन को देखने में मदद कर सकते हैं। एक लेमन भी अपने ब्रेन के बारे में जान सकता है, लेमन भी देख सकता है कि ब्रेन कितना बेहतर है, और उसके बाद उसकी फाइंडिंग को देखते हुए वो अपने ब्रेन को स्वस्थ करने में पूरी अपनी सहायता कर सकता है या सहायता लेकर ब्रेन को अच्छा बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे मैंने कहा कि आपको एक हेल्दी ब्रेन या नॉर्मल ब्रेन 10,000 लोगों में से 5 ही लोगों को मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं है कि ब्रेन नॉर्मल नहीं है। ब्रेन नॉर्मल है, हर व्यक्ति नॉर्मल है, ये सब लोग समानता समझते हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद समझ में आता है कि वो व्यक्ति नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, ये समय लेता है। लेकिन स्पेक्ट के द्वारा बहुत समय से बहुत पहले जान सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके कॉन्टेक्ट में आया है वो कितना नॉर्मल है। और इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका प्रिय व्यक्ति है उसको जीवन के किसी भी पार्ट पे कुछ समस्याएं आ रही है, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों चाहे उसकी मानसिक समस्याएं हों, वो सब ब्रेन से ही कंट्रोल होती हैं। और ये इसकी शुरुआत हो जाती है केवल एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बच्चे से जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी उसका ब्रेन का नियोकॉर्टेक्स थोड़ा पतला है, वो किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और घबराहट रहती है, और इसको कभी भी पहचाना नहीं जाता। ये सिर्फ एक सामान्य जीवन का अंश समझा जाता है। लेकिन अगर इसको आप 3 साल या 4 साल के बच्चे का स्कैन करा लें तो आप बहुत समय से पहले जान जाएंगे कि आप भविष्य में उसको पता नहीं किन किन गंभीर समस्याओं या रोगों से बचाने जा रहे हैं। और ये चीजें चलती रहती हैं, एडीडी चलता रहता है, घबराहट चलती रहती है, और अल्टीमेटली ये लीड करता है, इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, और ये आपकी मेंटल फॉगिनेस, यानी आपकी मेंटल एक्टिविटी शार्पनेस को बहुत धूमिल करता जाता है। और समय तक, बहुत लंबे समय तक बहुत से डॉक्टर ये इस चीज को पहचान नहीं पाते, और इसकी वजह से जो शारीरिक समस्याएं होती है उसका तो कनेक्टिविटी बहुत बाद में आती है, जब पेशेंट
घबराहट और इन चीज़ों से उसकी 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 समस्याएं कंट्रोल नहीं होती, उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, तब ये बात आता है कि आप घबराते बहुत हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। यानी जो चीज़ कम से कम 30 साल पहले किसी मनुष्य की जीवन शैली पे लागू हो जानी चाहिए थी, जब उसको डायबिटीज, किडनी, तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तब ये कहा जाता है कि आप अपने पार्ट पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपनी घबराहट को कंट्रोल करिए, अपनी सोच को कंट्रोल करिए, तब आपकी ये चीजें ठीक होंगी। यानी हम ब्रेन स्पेक्ट से जान सकते हैं कि ये चीज कंट्रोल करके हम सब समस्याओं को समय से बहुत पहले बचा सकते हैं। और ब्रेन स्पेक्ट के बारे में हमने बहुत से एरियाज बनाए हैं जो आप ब्रेन के इमोशंस और इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ईमानदारी की बात करें, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, आप प्रेम की बात करें, आप उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हर ब्रेन में हर एरिया को आप विजुलाइज कर सकते हैं स्पेक्ट के द्वारा, और ये चीज अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और ये आप ब्रेन स्पेक्ट इसके अलावा आपके व्यक्तित्व, आपकी क्षमताओं के बारे में बता सकता है, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बता सकता है, आपकी मेमोरी के बारे में बता सकता है, यानी आपकी हर क्षमता के बारे में ब्रेन स्पेक्ट से हम जान सकते हैं। और इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम मैंने पहले दिया था, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से ब्रेन को 3 पार्ट में हमने एनालाइज किया है। उसमें है आपकी क्षमताएं, आपकी व्यवहारिक समस्याएं और आपके ब्रेन के इंटरनल ऑर्गन की यानी ऑर्गेनिक समस्याएं, यानी आपकी हार्डवेयर की वैसी समस्याएं जो आपके लिए मेडिकेशन मांगती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन को हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करें। सेकेंड इंडिकेशन है इसका एजिंग और डिमेंशिया। कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है या ब्रेन डीजेनरेट कर रहा है। अल्जाइमर्स इलनेस के बारे में सब लोग जानते हैं। अल्जाइमर्स इलनेस हो गई, अल्जाइमर्स डिजीज हो गई, जहां पे एजिंग नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ एक रोग है। एजिंग प्रोसेस जुड़ा हुआ एक रोग है जो कि आप स्पेक्ट द्वारा 10 से 20 साल पहले जान सकते हैं, और उस समय जान सकते हैं जब आप ये सिम्टम्स को रोक सकते हैं। आप अपनी ट्रीटमेंट का पार्ट प्लान कर सकते हैं, इनका प्रिवेंशन प्लान कर सकते हैं वेरी अर्ली। और जैसे ही अल्जाइमर डिजीज के लक्षण अगर एक स्टेज पे जब शुरू होते हैं तो लक्षण 6 महीने या 7 महीने में, 8 महीने में, 1 साल भर में दिखाई देते हैं। और जब तक आप रोग को ट्रीट करते हैं तब तक पेशेंट को बेडवेटिंग, बेड स्वाइलिंग तक शुरू हो जाती है। जिस रोग को हम 10 से 20 साल पहले जान सकते हैं, अगर उसको हम ब्रेन स्पेक्ट द्वारा पहचान लें तो इसका मतलब हमने उस व्यक्ति को एक तरह से पूरी क्वालिटी लाइफ दी। यानी जब तक वो जिएगा उसको इस रोग से, ये रोग उसके नजदीक भी नहीं आएगा, या इसका अगर थोड़ा प्रभाव होता भी है तो वो जो चीज 60-70 साल की उम्र में होनी शुरू होती है वो 80-90 साल तक खिसक जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अल्जाइमर्स डिजीज इज मोर ऑफ अ नेचुरल डिमेंशिया। इसके अलावा डिमेंशिया के बहुत से और कारण हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट द्वारा पहचान सकते हैं। इवन जो भी डिमेंशिया के टाइप्स हैं, वो डिमेंशिया के टाइप्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, कौन सा ट्रीटमेंट उसके पार्ट पे लाभदायक होगा, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन से प्रिकॉशंस, कौन से प्रिवेंशन, कौन सी डाइट। इसके लिए हमने स्पेशली डाइट चार्ट भी बना रखा है जो आप गूगल पे देख सकते हैं। और डिमेंशिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको समय से पहले पहचान, उसके बारे में किस प्रकार का डिमेंशिया है, और प्री डिमेंशिया फेज। प्री डिमेंशिया फेज का मतलब हो गया कि उसकी डिमेंशिया की फेज के बारे में अगर आप समय से पहले जान चुके हैं तो आप ट्रीटमेंट के बारे में भी उतनी प्लानिंग दे सकते हैं। और अगर उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री अवेलेबल है तो उन लोगों को तो आप सबसे पहले चुन लीजिए जिनकी आप फैमिली हिस्ट्री अल्जाइमर्स की है, उनको आप समय से पहले स्कैन करिए। समय से पहले स्कैन करने के साथ ही उनके पार्ट पे जो भी उनको, और ये इंस्ट्रक्शन कोई ऐसा नहीं कि उनको मेडिसिन लेने की जरूरत है, केवल लाइफस्टाइल, केवल उनका एक्सरसाइज से लेकर और डाइट से लेकर, और डाइट में भी डाइट वाला पार्ट के साथ कुछ सप्लीमेंट्स जोड़ के, मतलब कुछ विटामिन जोड़ के वो आजीवन इस रोग से मुक्त रह सकते हैं।
हमारी तीसरी कैटेगरी आती है साइकियाट्रिक इलनेसेस। कैसे साइकियाट्रिक इलनेसेस में ब्रेन हेल्प कर सकता है? ये चीज़ अब तक इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। अगर मेरे पहले लेक्चर को आप सुन चुके हों तो आप ये जानेंगे कि मास डिप्रेशन 100 साल पहले ऑलमोस्ट वैसी इलनेसेस जो इलनेसेस क्रॉनिक थी, जिनके बारे में कोई आंसर नहीं था, जिनका कोई नाम नहीं था, उनको सबको मास डिप्रेशन कहा जाता था। और ट्रीटमेंट के पार्ट पे उनके लिए कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। इन मास डिप्रेशन की इलनेसेस को आप ब्रेन इफेक्ट से बहुत पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मूलतः साइकियाट्रिक इलनेस है। ब्रेन इफेक्ट एक पूरा वैज्ञानिक उत्तर है साइकियाट्री के लिए, एब्नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के लिए, और इसकी मॉनिटरिंग से आप सारे न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का असेसमेंट, इंप्रूवमेंट, दवाएं, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। केवल मनोवैज्ञानिक ही ऐसे, मनोचिकित्सक ही ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने उस ट्रीटमेंट के उस हिस्से को नहीं देख सकते जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब तक आप अपने ब्रेन को देखेंगे नहीं, तब तक जानेंगे कैसे कि उसके लिए किस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। साइकियाट्रिस्ट ही केवल ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने उस ऑर्गन को देख नहीं सकते जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि साइकियाट्रिस्ट उस ऑर्गन को देख सकते हैं, उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं, और पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है और इसके लिए ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। 100 साल पहले तक सिर्फ ये सिम्टम्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और सिम्टम्स के क्लस्टर से ही वो डिसाइड करी जाती थी। अब आपके पास बहुत ही आधुनिक तरीका है, और ये इसके रिजोल्यूशन इतने बढ़ चुके हैं कि अब आप जो स्पेक्ट इमेजिंग पाते हैं वो बिल्कुल ही एक क्लियर इमेज देती है आपको, और बारे में पेशेंट भी अपने ब्रेन की इमेज देख सकता है। ठीक है, वो ब्रेन के बारे में पहचानेगा नहीं, उसके बारे में वो ट्रीटमेंट नहीं जान सकता, लेकिन ये जान सकता है कि हाँ, जैसे एक फल को देख के आप बता सकते हैं ना, फल की ताजगी कितनी है, फल के पार्ट पे कितनी ये फ्रूट जो है कैसा साधारण नहीं है, मतलब ये असामान्य है या कमजोर है या बासी है, ये पूरा ब्रेन को भी इस तरह से समझें। और ब्रेन के पार्ट पे बहुत क्लिनिकली यूजफुल तरीका है ब्रेन स्पेक्ट द्वारा ब्रेन को देखने का। आप अपने ट्रीटमेंट को पूरा टेलर कर सकते हैं, मतलब पूरा ट्रीटमेंट कैसे करें। आपको हिस्ट्री और इमेजिंग दोनों को मिलाकर अगर आप चलें तो आपको लगेगा कि जैसे सब चीजें बिल्कुल धुंधली नहीं है, हर चीज बिल्कुल क्लियर है, हर चीज को हम पहचान सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको टेलर कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। और जो ट्रीटमेंट के बारे में जो वेग डायग्नोस्टिक कैटेगरी जैसे मास डिप्रेशन वाला पार्ट था, वो बिल्कुल क्लियर है। अब आपको डिप्रेशन है तो है, या डिप्रेशन किसी और चीज से मिक्स्ड है तो वो है, और बच्चों में अत्यधिक चंचलता है वो है, मतलब अमूमन घबराहट, बच्चों में अत्यधिक चंचलता, उदासी, एपिलेप्सी और माइग्रेन, ये सब सेरेब्रो इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स हैं। इनको सबको एक तरह से ब्रेन की समस्याओं का, ब्रेन से जुड़ी हुई शारीरिक समस्याओं का मूल कारण माना गया। तो ब्रेन स्पेक्ट आपको आपके पार्ट पे इसको पूरी जानकारी देता है। क्या आप मरीज को सही दवा दे रहे हैं? आजकल बहुत कॉमन है, जरा सी घबराहट में एल्प्रेक्स, फ्लोस्टीन ये सब शुरू हो जाती हैं। आप शायद जानते भी नहीं कि ये आप कुछ पेशेंट में बिल्कुल नहीं दे सकते, कुछ पेशेंट में ये डिजेनरेट करेगी। और इस बारे में अगर आप ब्रेन स्पेक्ट 3 महीने बाद किसी पेशेंट को अगर फ्लोस्टीन पे रखा, अगर आप देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रीटमेंट वाला पार्ट कितना सही और कितना गलत है। कहीं पर आप ब्रेन को अननेसेसरी स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, कहीं पर आप ओवर एक्टिव ब्रेन को अंडर एक्टिव बना रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो इट हेल्प्स यू इन चेकिंग इम्प्रॉपर मेडिकेशन टू योर ब्रेन। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रेन के पार्ट पे अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट पे जाए तो ज्यादा बेहतर हो। ये केवल आपके पार्ट पे दवाएं नहीं, इसमें नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हैं, इसमें नए इनोवेटिव ट्रीटमेंट भी है, योगा भी है, स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी है, और रिलीजन वाला पार्ट भी आप पेशेंट में इंड्यूस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। और
आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है। आप स्कैन्स को देखिए और देखिए उसका ट्रीटमेंट वास्तव में कितना प्रभावशाली है। अगर ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपको के पार्ट पे हेल्प नहीं कर रहा तो क्या ब्रेन को हर्ट तो नहीं कर रहा? कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को जो दवाएं चल रही होती हैं वो दवाएं हो सकता है शारीरिक समस्या के लिए चल रही हो, लेकिन ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इस बीच जितने भी स्कैन हम लोगों ने किए हैं तो उन्होंने देखा कि ब्रेन एक्चुअली हम लोग की मशीन के पार्ट में जितने कॉलीमीटर्स डिजाइन करे गए हैं, जो भी किया गया है वो उसका रिजॉल्विंग पावर इतनी है कि आप सामान्य ब्रेन की एक एक हिस्से को देख सकते हैं और आपको लगेगा कि एक सामान्य ब्रेन में कितनी कमियां आ चुकी हैं। और नॉर्मली ब्रेन की कोई भी दवा शुरू करते समय हम लोग इस चीज के बारे में ध्यान नहीं रखते। कोई पेशेंट आए घबराहट ये दवा ले लो, कोई पेशेंट आए उदासी ये दवा ले लो, और ब्रेन उस दवा के लेने लायक है भी कि नहीं। कई बार मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखे फ्लोक्सिन 60 मिलीग्राम बीडी चल गए और पेशेंट बिल्कुल 2 साल बाद पार्किंसंस में लैंड करता है, लेकिन पेशेंट के पार्ट पे सिर्फ उस ट्रीटमेंट के लेने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि उस पर निर्भर हो चुका है। और सेकंड, इस बारे में आपको मालूम नहीं तो आप सोचते हैं कि ये कुछ नई डिजीज डेवलप हुई है, शायद इसका उस दवा से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम ये होना ही था। तो ये चीज बिल्कुल पेशेंट के पार्ट पे आपको पूरी मदद करने जा रही है और पेशेंट के पार्ट पे साइकियाट्रिक इलनेसेस का स्टिग्मा से भी उसको बचेगा। टोबैको लेने वाले पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम मिल सकते हैं, अल्कोहल लेने वाले को साइकोटिक सिम्टम मिल सकते हैं। ये आपके पार्ट पे आपको साइकियाट्रिक इलनेसेस, मेजर साइकियाट्रिक इलनेसेस और जो समाज में इसके प्रति साइकियाट्रिक इलनेसेस के प्रति घृणा है उससे भी बचाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पेशेंट इन चीजों से सफर नहीं कर रहा, वो पेशेंट सफर कर रहा है किसी अन्य समस्या की होने वाली वजह से, किसी दवा के प्रभाव से ब्रेन की क्षमताओं में कमी के पार्ट पे। तो आप पेशेंट को एक तरह से उसके साइकियाट्रिक स्टिग्मा से भी मुक्ति दिला सकते हैं। जितनी बातें अब तक मैंने कही हैं, हम लोग ब्रेन स्पेक्ट स्कैन क्यों कराएं, मैंने हर तरह से आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इतना बढ़िया टूल है जिसको आप बहुत एक तरीके से सब लोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कोई रोग नहीं भी है, कभी ब्रेन की हेल्थ जानने के पार्ट पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार आप ब्रेन की हेल्थ के बारे में जान लेंगे तो उस व्यक्ति को एक पैशन सा डेवलप हो जाएगा कि मैंने उस ब्रेन को 73 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक पहुंचाया कि नहीं। जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है, आप जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को रोज देखते हैं, यहाँ पर भी अपने ब्रेन को देख सकते हैं। और ब्रेन ही आपके पार्ट पे एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर सुंदर है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुंदर है, शारीरिक क्षमताएं भी बेहतर है और एक तरह से आपका चेहरा भी खूबसूरत है। और आपकी पार्ट पे आपकी जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं वो भी सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप एक अंतरात्मा से भी एक सही व्यक्तित्व रखें। ब्रेन स्कैन आपको न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, साइकियाट्रिक इलनेसेस और बिहेवियरल स्टेटस के बारे में बताते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेन स्पेक्ट पे दिखता है। ये डॉक्टर को पूरी तरह से मदद करेगा ब्रेन स्पेक्ट के बारे में पहचानने के लिए, ब्रेन स्पेक्ट द्वारा पहचानने के लिए कि अल्टीमेटली वो अपने ट्रीटमेंट को किस दिशा में ले जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है ब्रेन को स्पेक्ट को परफॉर्म करने के, जिनको मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे एक बार जितना मैंने अब तक विश्लेषण किया उसके बारे में आप जानकारी ले सकें, वो है कि आपने एक ब्रेन की लाइवलीनेस, ब्रेन की परफ्यूजन पे आपने बेसिक डाटा एक्वायर किया। मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास पहली बार आया तो अब आपको मालूम है कि जिस समय आपके पास आया था उसके ब्रेन की बेसिक स्थिति क्या थी, यानी आप एक बेसलाइन में उसका डाटा रिकॉर्ड किया। अब आप उसके बेसिस पे उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी फिजियोलॉजी जो मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है उसको आप जान सकते हैं। वो पेशेंट ट्रीटमेंट को क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चाहे वो शारीरिक ट्रीटमेंट हो चाहे मानसिक ट्रीटमेंट हो, पेशेंट क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, यानी कि आपके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे कौन सा ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो ट्रीटमेंट के पार्ट पे उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं में भी बाधक बन रहा है। आप ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को भी उसकी सब टाइपिंग कर सकते हैं, जिससे बता सकते हैं कि इसको कौन सा ADD है और उसमें कौन सी मेडिसिन यूज होनी चाहिए या कौन सा व्यवहार हमको इस
व्यक्ति जो है वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। ये भी एक डिफरेंट, जैसे टेम्पोरल लोब अगर इन्वॉल्व है तो पेशेंट में अग्रेसिव टेंडेंसी होगी। हाइपर फ्रंटैलिटी में अगर आप बाइसाइक्लिक्स दे रहे हैं तो पेशेंट में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब आगे ड्रग एब्यूज, कभी कभी इतने साइकोटिक इस तरह का व्यवहार मिलता है, आपको लगता है कि जैसे ये व्यवहार मानसिक है, लेकिन हो सकता है वो किसी उसके अगल बगल, घर के अगल बगल कोई ऐसी फैक्ट्री हो जहाँ पे पेंटिंग हो रही हो, वो नशा नहीं भी करता तो भी मतलब उसके टॉक्सिक एक्सपोजर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। और रही बात कि हम लोग कोई अल्कोहल लेता है या टोबैको लेता है या और नशे करता है, उस पार्ट में ब्रेन को कितना डैमेज हुआ है या आप जान सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं और सुधार भी दिखा सकते हैं। ब्रेन के पार्ट पे ब्रेन धीमे धीमे ब्रेन की क्षमताएं क्यों कम हो रही हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। सर में चोट लगने के बाद क्या क्षमताओं में कमी आई, सर में चोट लगी थी उसकी वजह से 5 साल बाद क्या प्रभाव हुआ, स्ट्रोक के बाद पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो स्ट्रोक की वजह से किसी अन्य वजह से है, और स्ट्रोक की वजह से पेशेंट डिमेंशिया में तो नहीं लैंड कर रहा, स्ट्रोक की वजह से कोई और डिजनरेशन तो नहीं हो रहा। ये एस्पेक्ट आपको एनालाइज करके देगा। इलाज से पहले चाहे वो शारीरिक इलनेसेस, शारीरिक रोगों के इलाज हो और चाहे वो मानसिक रोग के इलाज हो, अगर आपके पास एक बढ़िया फिजियोलॉजिकल डाटा है तो आप ट्रीटमेंट वाले पार्ट में पेशेंट की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और कम से कम ब्रेन जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसके बारे में आप पेशेंट को इस तरह से मदद कर सकते हैं कि आपकी कुछ दवाएं कहीं ब्रेन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही और कहीं ब्रेन को नुकसान पहुंचने की वजह से उसकी शारीरिक परेशानियां बढ़ी तो नहीं हुई। ये सब आप एस्पेक्ट द्वारा जान सकते हैं। कुछ बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लर्निंग प्रॉब्लम्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, उनके बारे में प्रक्रियाओं को जान सकते हैं। और बेसिकली कहने का मतलब है कि एक ब्रेन के बारे में जानना किसी भी क्लिनिशियन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे वो शरीर के समस्त रोगों को ठीक कर सकता है और ब्रेन को बिना नुकसान पहुंचाए ब्रेन से शारीरिक रोगों को ठीक करने में मदद ले सकता है। कुछ पार्ट पे पोस्ट इमोशनल ट्रॉमा की वजह से कोई व्यक्ति 3 दिन से 4 दिन से 3 महीने से बोल नहीं रहा, चुपचाप है, अब ये उसका पार्ट केवल इमोशनल है या ब्रेन में इतनी ट्रॉमेटिक इंजरीज हो चुकी हैं, ब्रेन में इतना स्ट्रेस की वजह से इतना ट्रॉमा हो चुका है कि वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा। इसके बारे में ब्रेन एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी देता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्रेन एक्सपर्ट से आप ऑलमोस्ट हर पार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, खासकर एडिक्शन वाले पार्ट को। एडिक्शन वाले के बारे में अगर आपने ये जान लिया कि पेशेंट किस प्रकार का नशा कर रहा है, उस पार्ट पे उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं कि वो ये नशा क्यों कर रहा है। क्योंकि कभी कभी कुछ व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति होती है कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, कि नशे की तरफ वो झुकेंगे। जैसे अगर ब्रेन में हाइपर फ्रंटल परफ्यूजन है, फ्रंटल लोब का, तो आप उनमें अल्कोहल लेने की टेंडेंसी है, उनमें इंपल्सिविटी है और उसकी वजह से आप अल्कोहल वाले पार्ट को छुड़ाने के लिए आपको ज्यादा मतलब नए ढंग से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर केवल अल्कोहल छुड़ाने की दवाएं मदद नहीं करेगी। जब तक ब्रेन का फ्रंटल लोब ठीक नहीं होता तब तक उसके लिए नशा छोड़ना मुश्किल हो। इस वजह से चंचलता नॉर्मली हम लोग 3 प्रकार की मानते हैं। एक अटेंशन डेफिसिट वाली, एक बच्चों में थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होता है हाइपरकाइनेसिस, एक मिक्स टाइप की। लेकिन स्पेक्ट द्वारा हम चंचलता को 16 भागों में बांट सकते हैं और एडीडी को 7 पार्ट में बांट सकते हैं। इस तरह से उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फर्क हो जाएगा। उनके मैनेजमेंट में हो सकता है जो दवा आप दे रहे हैं किसी चंचल बच्चे को, कभी होता है जैसे आपने एक पर्टिकुलर दवा शुरू करी और बच्चा उसकी वजह से ज्यादा परेशान हो गया। ये वही पार्ट है जिसको हम लोग स्पेक्ट द्वारा बता सकते हैं कि इस पार्ट पे बच्चे को जो मेडिसिन दी जानी चाहिए वो किस प्रकार की हो। अगर टेम्पोरल लोब एडीएचडी है तो उसमें एंटी कन्वर्सेंस का रोल ज्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर डिप्रेशन के 7 सब टाइप्स हैं
और वायलेंस के टेम्पोरल लोब वायलेंस में इन्वॉल्व होता है। टेम्पोरल उसके एग्रेशन के भी 3 टाइप्स हैं, यानी ब्रेन के पार्ट पे ट्रीटमेंट की मोडालिटीज को डिसाइड करना, ट्रीटमेंट के पार्ट को देना, उनकी मॉनिटरिंग करना, चाहे वो चंचल बच्चा हो, चाहे वो डिप्रेशन वाले रोगी हो, चाहे घबराहट के परेशानी हो, और चाहे वायलेंस वाला प्रॉब्लम हो। आपको ब्रेन स्पेक्ट द्वारा एक सारी प्रॉब्लम के बारे में पूरा ट्रीटमेंट लेने का एक निर्णय मिलता है और आप बिल्कुल एक टारगेटेड तरीके से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थेरेपी को स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेन स्पेक्ट की मॉनिटरिंग से हम लोग पूरी फैमिली को मदद कर सकते हैं। उनके पार्ट पे जो भी प्रॉब्लम है, अगर फैमिली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है और उस पार्ट में हमको ये डिसाइड करना है कि हम लोग पेशेंट को बता पाए कि नहीं प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है, तो ये पार्ट स्कैन द्वारा दिखाना, उस फोटो उस स्कैन की इमेज को दिखाना, उनके डिफरेंट लोब्स के इन्वॉल्वमेंट को दिखाना, उस पार्ट में उनकी उस प्रति झुकाव कितना है इसको दिखाना, ये सब फैमिली के लिए थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाता है, फैमिली के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और आप फ्यूचर में आप अगर कुछ बेसलाइन आपके पास जानकारियां हैं तो उनको आप पूरा एक तरह से मॉडल शेप में पूरी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं और पूरे उस फैमिली का पूरा भविष्य स्पेक्ट द्वारा सुधार सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में, एंडोक्राइनो डिपार्टमेंट में, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक तरह से मेडिसिन डिपार्टमेंट में 80%, 70-80% रोगी, ये सब सारे सर्वेज में डिटेक्ट हुआ कि 80% रोगी ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली शारीरिक रोग नहीं होते, वो अपनी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम की वजह से बरसों हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर आपने पेशेंट को देखा होगा हमारी पूरी जांच हुई लेकिन जांचों में कुछ नहीं मिला, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा। यहाँ तक कि ये भी सजेशन आया कि हर डिपार्टमेंट में एक गैस्ट्रो साइकेट्री सेक्शन, एंडोक्राइनो साइकेट्री सेक्शन, मतलब हर डिपार्टमेंट में इस तरह के सेक्शन जरूर होने चाहिए जो पेशेंट के पार्ट पे उनको एक सही सा ट्रीटमेंट दे सके और उनका समय, उनकी वजह से उन डॉक्टर्स का जो वास्तव में रोगियों को जिनको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, जिनको रियली फिजिकल प्रॉब्लम है, उनका समय नष्ट ना हो। तो ये पार्ट पेशेंट को बताना और इस बारे में डॉक्टर के पार्ट पे डॉक्टर के समय को बचाना भी स्पेक्ट की मॉनिटरिंग से बहुत संभव है और इससे बहुत से रोगियों को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है और बहुत समय बचाया जा सकता है। ब्रेन स्पेक्ट से आप किसी व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज तक जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको इंपल्सिविटी एरियाज और इमोशनल एरियाज के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, तो कभी कभी ये बात आती है कि हमारे पार्ट पे हमारे लिए कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति कितना जेन्युइन है, वो कुछ भी अपने बारे में कह रहा है, तो बेहतर यह है कि आप कहें कि अगर आप अपने से जेन्युइन है तो आप अपनी स्पेक्ट रिपोर्ट हमें दिखाएं ताकि हम आपको एक तरह से आपको लीडर जैसा चुन सकें। ये पार्ट बिल्कुल एक पोर्शन की तरह ब्रेन स्पेक्ट द्वारा डेवलप किया गया है जो कि अवेलेबल है हमारे सेंटर पे। जैसा सब जानते हैं 90% पेशेंट में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं, 90 से 95%। ब्रेन स्पेक्ट वाले पार्ट पे ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है और पेशेंट को आप पूरी तरह से बता सकते हैं कि आपको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसके बारे में आप ट्रीटमेंट इस तरह का ले जो हार्मोनल हो या वेस्कुलर हो या न्यूरोजेनिक हो। ये एक तरह से साइकोजेनिक प्रॉब्लम को आपको बताएगा और उसकी ट्रीटमेंट की विधियां भी बताएगा। ब्रेन स्पेक्ट आपकी व्यक्तित्व के बारे में बताता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है, उसके ट्रेट्स के बारे में बताता है और इससे जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम आपको एक चार्ट डिजाइन करके दिया था कि जिसमें ये लिखा था कि हम लोग 3 पार्ट में ब्रेन का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक ब्रेन के इमोशनल और इम्पल्सिविटी एरियाज हैं, एक ब्रेन के बिहेवियरल एरियाज हैं और एक ब्रेन के पार्ट पे ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के एरियाज हैं। तो उससे हम लोग इमोशनल और इम्पल्सिविटी एरिया से पेशेंट का हैप्पीनेस इंडेक्स, IQ, ऑनेस्टी, लीडरशिप इंडेक्स, इमोशनलिटी इंडेक्स, सिक्योरिटी इंडेक्स, ये सब आपको पूरा
एक बिल्कुल इन डेप्थ ये पूरा आपको बता सकते हैं। अब मैं इस भाषा को बहुत सरल करने जा रहा हूं। मैं अंततः आपको ये बताने जा रहा हूं कि ब्रेन के पार्ट पे आप किन किन चीजों, किन किन स्थितियों में ब्रेन स्पेक्ट का यूज कर सकते हैं। वो है सबसे पहले ब्रेन के अंदर एज से रिलेटेड कमियों को आप जानकारी ले सकते हैं। डिमेंशिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दौरा जो नहीं ठीक हो रहा उसके बारे में अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में जान सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की हर फेज के बारे में जान सकते हैं। पार्किंसंस के बारे में और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में उनका कैसे समय से पहले उनको पहचाना जाए, उनका मैनेजमेंट कर दिया जाए, ये जान सकते हैं। चंचलता और अटेंशन डेफिसिट के बारे में उसको किस तरह का सबटाइप है, किस तरह से उसको मैनेज करना, उसके बारे में आप ब्रेन स्पेक्ट को के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। ब्रेन इंजरी और सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पूरा आपको ब्रेन स्पेक्ट जानकारी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेसेस। जब अब तक की ये साइकेट्री के पार्ट पे इस तरह का कोई हम लोग के पास आंसर नहीं था कि साइकेट्री वाला पार्ट अब तक साइकोलॉजिकल माना जाता था। अब ये इलनेसेस आपके पास ब्रेन स्पेक्ट द्वारा पूरी तरह से साइंटिफिक फॉर्म में अवेलेबल है। यानी आप उनका ट्रीटमेंट, उनका कारण और उनकी मॉनिटरिंग और उनके बारे में जो भी प्रोग्रेस है उसका इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। ये चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, मूड डिसऑर्डर हो, बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो, व्यक्तित्व की कमियां हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो और साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एडिक्शन के बारे में आप पूरी एक प्लानिंग कर सकते हैं। टेम्पोरल लोब अगर इन्वॉल्व है, एग्रेशन वाला पार्ट आप एग्रेशन वाले पार्ट को आप डिवाइड करके उसके बारे में ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। उसके पार्ट और अंडर किसी भी कंडीशन में जो ऐसा लगता है, जो आपको लगता है कि प्योरली इमोशनल है, उसकी अंडरलाइन ऑर्गेनिक कंडीशन यानी ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर की में क्या कमी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स ऑर्गेनिक होते हैं और ऐसा लगता है हम लोग उसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ब्रेन के पार्ट पे, स्पेक्ट के पार्ट पे आपको पूरी तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिसिटी है, ये प्योरली फंक्शनल प्रॉब्लम है। फंक्शनल का मतलब बायोकेमिकल प्रॉब्लम। और अंततः जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट्स हैं या जिनको एटिपिकल साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बारे में अब तक सालों से कोई इलाज नहीं हो पा रहा, सालों से ठीक नहीं हो पा रहे, उसके बारे में ब्रेन स्पेक्ट आपको पूरी जानकारी देता है। और एक प्रकार से इन सब ट्रीटमेंट के बाद अगर हम ये कहें कि हम लोग ब्रेन स्पेक्ट से अपने ब्रेन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं और उसकी साइकोलॉजिकल पार्ट क्या होगा, तो वो है ब्रेन के पार्ट पे ब्रेन के डिजेनरेशन को ठीक करना। और वो सिर्फ आपकी जीवन शैली पे है। जीवन शैली में 3 बातें मुख्य हैं। एक आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी आप अपने तनाव को कितनी आसानी से सरल कर सकते हैं। तनाव का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आप कर नहीं पा रहे, इसके बारे में सोच ज्यादा रहे, वही तनाव है। तनाव के लिए आप कोई भी तनाव अगर आपके ऊपर आता है तो उसके बारे में आप सोचकर उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपने तनाव के बारे में एक ऐसी धारणा बना ली जिसके बारे में आपको मालूम है कि आप तनाव आपको मैनेज करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा, किसी भी प्रकार का तनाव है। सेकंड, आप अगर आपकी सोशल रेटिंग अच्छी है, समाज में आपकी लोग आपकी पहचान अच्छी है, लोग आपको बहुत अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, बहुत नेक इंसान के रूप में जानते हैं, तो भी ब्रेन का रीजनरेशन वाला पार्ट होगा। और आपकी ऑक्यूपेशनल रेटिंग यानी समाज में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरक्की, ये कितनी है, कुल मिला के आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी सोशल रेटिंग, आपकी ऑक्यूपेशनल रेटिंग, इससे ब्रेन की स्वस्थता पूरी तरह ला सकते हैं। इस तरह से आपके पार्ट पे जो दवाएं दी जा रही हैं, औषधियां दी जा रही हैं, वो हमारी एक केवल मजबूरी हो सकता है। अब तो ये तक कहा गया है कि अगर आपने अपना हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम बढ़ा लिया तो आप चाहें तो जैसे योगी लोग अपने ब्रेन के
को प्रभावशाली कर अपने हार्ट बीट को रोक सकते हैं। उसी तरह से आप चाहे तो 2 घंटे में अपने बोन के फ्रैक्चर को भी जोड़ सकते हैं। और स्पेक के पार्ट पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास डिप्रेशन एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में, जिससे सब रिलेटेड सारी फिजिकल इलनेसेस रिलेटेड है। वो इलनेसेस आप समय से बहुत पहले पहचान के, और उसके लिए यही मेजर्स जो मेजर्स मैंने आपको बताए हैं लेकर आप अपने आप को हमेशा के लिए एक बहुत ही एक सरल शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं।